एक हमारे फॉर्मर प्लेयर हैं पाकिस्तान से, जो कि मुझे लगता है अगर हम उनको इस टीम का ब्रांड एम्बेसडर बना देंगे तो पीएसएल को 4 चांद लगने से कोई नहीं रोक सकता। अनडाउटेडली मुझे लगता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉलिंग लाइनअप जो इस पीएसएल की होगी वो रावलपिंडी की होगी। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी शहर की टीम शायद पाकिस्तान की कैप्टन को ही अपना कैप्टन बनाएंगी। कैप्टन जो है शाहीन अफरीदी, वो अपने लोकल प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा बैक करते हैं। आने वाला है दुनिया का सबसे बड़ा मैच, द वर्ल्ड इज़ गोना गेट व्हाट द वर्ल्ड हैज़ बीन वेटिंग फॉर। देखते हैं कि 15 फेब को कौन फाते होगा, ऑन द फील्ड कौन लड़ेगा। Hello and welcome to the Cricket Wicket Show presented to you by the International Art Society from Houston, Texas. हम लोग मौजूद हैं स्टूडियो के अंदर। लास्ट एपिसोड के अंदर मेरे पास एक पैनल था जिसके अंदर हम लोगों ने पाकिस्तानी क्रिकेट को डिस्कस किया और ओवरऑल जो वर्ल्ड क्रिकेट में जो क्रिकेट हो रही थी उसको भी हमने डिस्कस किया। लेकिन 360 डिग्री के साथ आज हम बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में, जो कि T20 का वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया और श्रीलंका के अंदर। बहुत सारे मैचेस जो इंटरेस्टिंग हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, उसके अंदर सबसे टॉप पे आता है नेपाल वर्सेस इंग्लैंड। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो डिबेट क्रिकेटिंग वर्ल्ड में चलती है कि अगर आप एसोसिएट टीम्स को वर्ल्ड कप के अंदर लेकर आ जाएंगे तो वर्ल्ड कप का जो मेयार और लेवल है वो बिल्कुल नीचे गिर जाएगा। ये बात एसोसिएट टीम्स ने बिल्कुल गलत साबित करके रख दी। उनका जो गेम प्ले था, जो उनकी स्पिरिट थी और जिस तरह का खेल उन्होंने पेश किया उन मैचेस के अंदर, इस बात को उन्होंने टोटली रॉन्ग करार दे दिया। नेपाल जो है अनडाउटेडली सबसे तगड़ी टीम लग रही है एसोसिएट टीम्स के अंदर। सिर्फ 4 रन से उन्होंने इंग्लैंड को हराया। और अगर हम पीछे जाते हैं तो पिछले वर्ल्ड कप के अंदर सिर्फ 1 रन से उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया था और बहुत ही अनलकी रहे थे वो पिछले वर्ल्ड कप के अंदर। यहाँ पे मैं जिक्र करूँगा इटली का भी। इटली की जो टीम है, इटली की टीम के अंदर बहुत सारे इमिग्रेंट्स खेल रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते होंगे, उसके अंदर 2 भाई हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया से इमिग्रेंट्स हैं जो कि इटली की टीम में खेल रहे हैं, इटली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक बहुत ही ज़्यादा फ़नी बात यह है कि 2006 के बाद ऐसा पहला मौका बना है जहाँ पे इटली की टीम अपना कोई मैच जीती है वर्ल्ड कप के अंदर, जो कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप है, ना कि फुटबॉल का वर्ल्ड कप है। अच्छा, एक और टीम के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो कि ओमान की टीम। ओमान की टीम मुझे सबसे हल्की लगी इस वर्ल्ड कप के अंदर, क्योंकि एक तो मुझे उनका फिटनेस लेवल बहुत डाउन लगा और दूसरी मुझे उनकी तरफ से कोई ख़ास प्लानिंग या स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी नज़र नहीं आई इस वर्ल्ड कप के अंदर। वर्ल्ड कप से पहले अगर कोई न्यूज़ क्रिकेट की फॉलो करता है तो उसको ये बिल्कुल लगा होगा न्यूज़ पढ़ के कि ओमान की जो टीम की इतनी प्रिपरेशन थी नहीं। बहुत सारे प्लेयर्स को है जो टीम से बाहर निकाल दिया गया, उनका एक नया कैप्टन आया, लेकिन उसके बाद भी उनकी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बन नहीं सकी है। जहाँ तक हम बात करते हैं और टीम्स की, इंग्लैंड की अगर हम बात करें, जितनी स्ट्रॉन्ग इंग्लैंड की टीम है उतना स्ट्रॉन्ग उन्होंने खेल जो है वो पेश नहीं किया। जिस तरह की उनकी प्रेजेंटेशन लगी है मुझे इस वर्ल्ड कप के अंदर, आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड बाय इंग्लैंड। इंग्लैंड जो है वो मुझे लगता है बिल्कुल दबाव में आ चुकी है बेसबॉल के। बेसबॉल की अगर आप बात करें तो एक हिट और मिस अप्रोच है इंग्लैंड की इस वर्ल्ड कप के अंदर, जिस तरह उनकी पिछले कुछ सालों से ओडीआई के अंदर भी चलती आ रही है और टेस्ट क्रिकेट में भी चलती आ रही है। उसी अप्रोच को वो लोग लेकर आ रहे हैं अब T20 क्रिकेट के अंदर। देखें, ये अप्रोच आपकी अपने होम ग्राउंड्स पर तो चल सकती है, लेकिन आई डोंट नो क्या रीज़न है कि जैसे ही इंग्लैंड की टीम इंडिया में लैंड करती है तो टोटली ऑफ कलर नज़र आती है। स्पिन की अगर आप बात करें, स्पिन को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी श्रीलंका के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी, लेकिन जहाँ पे स्पिनर्स आते हैं मुझे लगता है वहाँ पे इंग्लैंड की टीम के हाथ पांव फूल जाते हैं। उन्हीं के ग्रुप में एक और टीम है वेस्ट इंडीज़ की। देखिए, वेस्ट इंडीज़ की इन द पास्ट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि 2012 की और 2016 के T20 वर्ल्ड कप के वेस्ट इंडीज़ चैम्पियंस रहे हैं। और कौन भूल सकता है वो 2016 का फाइनल जिसमें इंग्लैंड को ही हरा के वेस्ट इंडीज़ ने टाइटल अपने नाम किया था, जिसके हीरो थे कार्लोस ब्रैथवे। रिमेंबर द नेम। अच्छा, इस वर्ल्ड कप के अंदर जब मैंने ऑस्ट्रेलिया का स्टार्ट देखा, ऑस्ट्रेलिया जब एक वर्ल्ड कप खेलने के लिए आती है, ऑस्ट्रेलिया इज़ टोटली अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की आप कह सकते हैं कि आधी टीम तो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। पहले तो पैट कमिंस वर्ल्ड कप से बाहर थे,
हेजलवुड वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, मिचेल स्टार्क जो है वो रिटायरमेंट लेके बाहर जा चुके हैं। उनके साथ साथ इस वर्ल्ड कप के अंदर जो उनके कैप्टन थे मिच मार्श, वो भी अनफिट होकर टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। अब उन्होंने इतने सालों के बाद स्टीवन स्मिथ को अपनी टीम के अंदर रिकॉल किया और मुझे लगता है ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई है ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए कि जिस तरह की फॉर्म में हमने स्टीवन स्मिथ को पिछले कुछ सालों में T20 में देखा था। अगर आप में से कुछ लोग BBL बिग बैश को फॉलो करते हैं, लास्ट ईयर बिग बैश के मैचेस के अंदर आई थिंक इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बैक टू बैक मैचेस के अंदर स्टीवन स्मिथ ने 2 सेंचुरी स्कोर की थी। इस टूर्नामेंट के एडिशन के अंदर भी स्टीवन स्मिथ बहुत ही एक वर्ल्ड क्लास फॉर्म में नज़र आए थे। तो मुझे लगता है स्टीवन स्मिथ के आने से ऑस्ट्रेलिया की जो एक वीक टीम है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। दूसरे ग्रुप की तरफ आते हैं जहाँ पे हम बात करेंगे इंडिया की टीम की और पाकिस्तान टीम की। बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है इंडियन टीम के ऊपर भी, पाकिस्तानी टीम के ऊपर भी। थिंग्स आर हीटिंग अप। रिसेंटली कंक्लूडेड एशिया कप में हमने देखा था जिस तरह के पॉलिटिकल डिफरेंसेस दोनों टीम्स के बीच में चल रहे थे, जो कि नेशनल लेवल के ऊपर चल रहे थे, वो ट्रांसलेट हो गए क्रिकेट के अंदर। और हमने देखा कि किस तरह से नॉन स्पोर्टिंग बिहेवियर जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से देखने को मिला, जिसको देख के मुझे तो बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि जिस तरह का इंडिया का टैलेंट है वो बैकअप नहीं करा फील्ड के ऊपर उन लोगों ने। जिस तरह की उनकी स्किल्स हैं, जिस तरह का उनका गेम प्ले है, वो बिल्कुल ही पीछे चला जाता है जब वो एक अनप्रोफेशनल और एक नॉन स्पोर्टिंग एटीट्यूड जो है ना वो फील्ड के ऊपर लेकर आते हैं। तो बात करते हैं इंडिया के मैचेस की। इंडिया ने जिस तरह का रॉलिकिंग स्टार्ट इस वर्ल्ड कप में लिया है, ऐसा लगता है कि आप उनके किसी भी बैट्समैन को उठा के देख लें, वो एक मिशन के साथ, जैसा कोई भूखा जानवर शिकार करता है अपने शिकार के ऊपर, इस तरह से वो फील्ड के अंदर खेलने के लिए आ रहे हैं। और क्या अमेजिंग गेम प्ले है यार उन लोग का। आप अभिषेक शर्मा को देखें, ही लुक्स टू बी मैन ऑन अ मिशन। कुल्हाड़ा लेके वो क्रिकेट टीम के फील्ड के ऊपर उतरते हैं। और ईशान किशन की आप बात कर लें, इतने सालों के बाद जो है उन्होंने कमबैक किया है टीम के अंदर, लेकिन ऐसा लगता ही नहीं है कि उनका ये कमबैक है। कोई उनको रेसलिंग की अगर आप ज़बान में बोलें, कोई रिंग रस्ट तो कोई रस्टीनेस उनके गेम में आपको नज़र नहीं आती है। सूर्य कुमार यादव की अगर हम बात करें तो सूर्य कुमार यादव जो है वो इतने अरसे से आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन वर्ल्ड कप से राइट पहले जो एक न्यूजीलैंड की सीरीज़ हुई है उसके अंदर सूर्य कुमार यादव जो है हमें ओल्ड स्काई के फॉर्म में नज़र आए। जिस तरह के लिए स्काई जाने जाते हैं, जिस तरह के शॉट्स वो 360 ऑल अराउंड द ग्राउंड वो खेलते हैं। तो राइट बिफोर द वर्ल्ड कप इंडियन क्रिकेट टीम के जो कैप्टन है वो भी फॉर्म में आ गए। तो बहुत मज़ा आ रहा है इंडियन क्रिकेट टीम को भी देख के। और जो उनका आज का मैच है अगेंस्ट नामीबिया, जहाँ पे एक बहुत अच्छे स्टार्ट के बाद हमने देखा कि उनके बैट्समैन मिडिल ओवर्स के अंदर आके फंसे, वहाँ पे उनको आके रेस्क्यू किया शिवम दुबे ने और हार्दिक पांड्या ने। हार्दिक पांड्या की अगर आप बात करें तो मुझे लगता है कि ही इज़ राइट अबव एनी प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। जो जिस लीग के अंदर एंड्रयू फ्लिंटॉफ आते थे, जिस लीग के अंदर एक टाइम पे जैक कैलिस आते थे, या अगर हम पाकिस्तानी ऑलराउंडर्स की बात करें जहाँ पे हम बात कर सकते हैं अब्दुल रज़ाक की। अब्दुल रज़ाक के इतने को हाई नंबर्स तो नहीं है, लेकिन जो उनका इम्पैक्ट था, मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में हार्दिक पांड्या की तरह का कोई ऑलराउंडर इस दुनिया में इस टाइम पे मौजूद है। तो जिस तरह से उन्होंने रेस्क्यू किया इंडियन टीम को, वो कमाल था। स्ट्रीम रोल किया उन्होंने नामीबिया को। और लगता है कि इंडियन टीम के एक हाथ में जो ट्रॉफ़ी है, तो मुझे ये लगता है कि ये जो टूर्नामेंट चल रहा है ना, इसकी सिर्फ बात ही यही है कि कौन सी वो टीम होगी जो फाइनल में पहुंच के इंडिया के हाथ से ट्रॉफ़ी छीन सकती है। तो ये तो हमें वक्त ही बताएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं पाकिस्तानी टीम के बारे में। पाकिस्तान टीम ने कुछ अरसे से अपनी अप्रोच को चेंज तो किया है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है एक वो जो T20 का एलिमेंट है कि जहां आप एक फेयरलेस अप्रोच के साथ खेलते हैं, हाई रिस्क क्रिकेट है। क्रिकेट खेलने का स्टाइल पाकिस्तान का थोड़ा सा चेंज तो हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी वो जो थोड़ी सी एक हेजिटेशन है हमारी बैटिंग लाइनअप के अंदर, वो मुझे अभी भी इसके अंदर नज़र आती है। सेफ्टी अप्रोच मुझे थोड़ी बैट्समैन की ज़्यादा लगती है। शॉट्स की तरफ खेलने के लिए जा रहे हैं, जिस तरह साइम अयूब हो गया, ही मेक श्योर कि जो उनका स्टार्ट होता है वो एक बहुत ही अच्छा स्टार्ट हो। लेकिन हमें साइम से वो 20s और 30s से ज़्यादा 70s और 80s चाहिए। साहिबजादा फरहान ऑन दी अदर हैंड बहुत ही अच्छा स्टार्ट हमें दे रहे हैं। थोड़ा सा उन्होंने अपने डॉट बॉल्स का जो इशू था वो भी सॉल्व कर लिया है।
जैसे साहिबजादा के ऊपर एक लेबल लग गया था कि वो इट्स ईदर 4-6 डॉट 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 और इट्स 4-6 एंड आउट। उस चीज़ से तो साहिबजादा बाहर निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि जो साहिबजादा की क्लास है, जो साहिबजादा का लेवल है, उस लेवल तक साहिबजादा पहुंच नहीं सके हैं। लेकिन यूएसए के ख़िलाफ़ जो मैच हुआ पाकिस्तान का, मुझे लगता है कि जिस तरह से साहिबजादा ने एक एंड से जो है जिस तरह का ओपनिंग स्टैंड पाकिस्तान को प्रेजेंट किया, और नीचे से आके बाबर आजम जब उनके साथ बैटिंग कर रहे थे, जो कि हॉरिबली आउट ऑफ फॉर्म है T20 क्रिकेट के अंदर, साहिबजादा से कॉन्फिडेंस पकड़ के बाबर आजम ने बहुत अच्छा खेल पेश किया। राइट बिफोर द इंडियन मैच, द बिग मैच, राइट आफ्टर वैलेंटाइंस डे, तो जितना भी प्यार मोहब्बत है, मुझे लगता है कि 15 तारीख से एक दिन पहले हो जाएगी, क्योंकि 15 तारीख को तो मुझे लगता है मारदाड़ होने वाली है, जो कि पिछले कुछ महीनों में हमने लड़ाइयाँ ऑन द फील्ड भी देखी है, ऑफ द फील्ड भी देखी है। मुझे लगता है कि वो सारों की ट्रांसलेशन जो है 15 तारीख को हमें श्रीलंका में कोलंबो में देखने को मिलेगी। तो राइट बिफोर द बिग मैच, बिग गेम प्लेयर जो कि बाबर आजम, जिनको माना जाता है अनफॉर्चुनेटली इन द पास, उन्होंने इतनी कोई बड़ी नॉक खेली नहीं है वर्ल्ड कप के अंदर, बट देन अगेन एक बिग गेम प्लेयर जो कि बाबर आजम है, अगर हम उनसे उम्मीद नहीं लगाएंगे तो फिर किससे उम्मीद लगाएंगे। इट्स हाई टाइम कि बाबर आजम के अंदर जो क्रिकेट बोर्ड ने कॉन्फिडेंस शो किया है, जो कि हमारे फॉर्मर प्लेयर्स ने जिस तरह से बाबर आजम को सपोर्ट किया है, मुझे नहीं लगता कि इन द पास किसी भी प्लेयर को फैंस की तरफ से, फॉर्मर क्रिकेटर्स की तरफ से और लोकल मीडिया की तरफ से इतना सपोर्ट मिला होगा जितना बाबर आजम को मिला है। नाउ इट्स हाई टाइम कि बाबर आजम उसको रीपे करें, उस इन्वेस्टमेंट को जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट ने उनके ऊपर शो की है। एंड विदाउट एनी शेडो ऑफ द डाउट मुझे लगता है कि बाबर आजम उसको ओवर करने में कामयाब हो जाएंगे। देखें, 10-11 साल से बाबर आजम जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर लेट्स सपोज बाबर आजम कल रिटायर हो जाएं, तो ऑलरेडी वो टॉप 3 या टॉप 5 ऑल टाइम पाकिस्तानी ग्रेट्स के अंदर आते हैं। ओडीआई क्रिकेट की अगर हम बात करें तो बाबर आजम हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज़ फॉर पाकिस्तान। थोड़े अरसे पहले उन्होंने सईद अनवर के रिकॉर्ड को ओवरकम किया। तो जिस इंसान के ऑलमोस्ट 15,000 या अगर मैं गलत नहीं हूँगा 15,000 प्लस इंटरनेशनल रन्स हैं, तो वो कैसे नहीं T20 में परफॉर्म कर सकता। और अगर हम कुछ साल पहले की बात करें, तो पहले के अगर हम गेम्स की बात करें, वहाँ पे बाबर आजम टोटली एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हमें नज़र आए हैं T20 वाइज के अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज़ है जो कि बाबर आजम को रोक सकती है अपना वही जलवा दिखाने में। यहाँ पे वर्ल्ड कप में जो और टीम्स खेल रही हैं, उसके अंदर मुझे लगता है कि जो सबसे टफेस्ट ग्रुप था वो था न्यूजीलैंड का, साउथ अफ्रीका का, जिसके अंदर अफ़गानिस्तान भी शामिल है। लेकिन क्या ही हमने थ्रिलर मैच देखा कुछ दिन पहले, जहाँ पे डबल सुपर ओवर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप हमें देखने को मिला। अफ़गानिस्तान की टीम की मुझे एक जो गलत अप्रोच लगती है ना, वो ये है कि, और आप में से बहुत से लोग मुझसे एग्री भी करेंगे इस बात के ऊपर, कि वो एक ही अप्रोच से हर गेम को लेके चलते हैं, बैट फर्स्ट एंड देन डिफेंड द टोटल। अगर आप T20 क्रिकेट में फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते, तो ये अप्रोच आपको बाद में खाने को आएगी। अफ़गानिस्तान ने सेम अप्रोच जो है वो इस मैच के भी अंदर अपनाई। देखें, कुछ मैचेस के अंदर या कुछ टाइम ऐसा हो सकता है जहाँ पे पहली बैटिंग करके आप एक अच्छा टोटल बनाएं और आपके स्पिनर्स उसको डिफेंड कर लें, लेकिन एवरी डे इज़ नॉट संडे, ये हमेशा नहीं होगा। और ये बात कहना यहाँ पे बिल्कुल गलत नहीं होगी कि जो अफ़गानिस्तान के स्पिनर्स हैं, जिसके अंदर राशिद खान, मोहम्मद नबी, मुजीबुर रहमान सब शामिल हैं, ये उस क्लास पे या उस लेवल पे नहीं खेल रहे हैं जिस तरह से ये लोग 2-3 साल पहले तक खेलते आ रहे थे। इसकी क्या वजह हो सकती है? या तो ओवर एक्सपोजर है लीग्स का, बहुत ज़्यादा फ्रेंचाइज क्रिकेट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आई थिंक ये भी कह सकते हैं कि पैसा सर पे सवार हो गया है कि हम अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को बचाएं, हम दुनिया में यहाँ जाके खेल लें, IL T20 खेल रहे हैं, ऐसे T20 खेल रहे हैं या IPL में जाके खेल लें। तो मुझे लगता है कि T20 का बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोजर हो गया अफ़गानी क्रिकेटर्स को। तो उस अप्रोच से अफ़गानी क्रिकेटर्स को बाहर निकलना पड़ेगा कि हम एक टोटल बोर्ड पर डालें और फिर हमारे बॉलर्स को आगे बचा लें। देखें, आउट ऑफ 10 7 या 8 बार तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन इन बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर जो दूसरी टीम्स होती हैं वो भी टोटल तैयारी के साथ आती हैं, और
इस मौके पे उनका सामना हुआ साउथ अफ्रीका से। देखिए, साउथ अफ्रीका के बारे में ये बिल्कुल मत भूलें कि साउथ अफ्रीका ज़ख़म खाई हुई टीम है। साउथ अफ्रीका को अगर हम एक पाकिस्तानी टर्म्स में कॉर्नर टाइगर बोले तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। लास्ट T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर जिस तरह से विनिंग पोजीशन से साउथ अफ्रीका हारा है, आई एम प्रीटी श्योर कि इस वर्ल्ड कप के अंदर वो उसका रिवेंज लेने के टोटल मूड में नज़र आ रहे हैं। और यही उन्होंने किया कि एक मैच पहले तो मैच टाई हुआ, उसके बाद जो फर्स्ट सुपर ओवर था वो भी टाई हुआ, उसके बाद भी साउथ अफ्रीका ने हिम्मत नहीं हारी। सेकेंड सुपर ओवर में आके उन लोगों ने अफगानिस्तान को हराया और एक स्टेटमेंट दी कि दे आर हेयर टू रिमूव द टैग ऑफ चोकर्स फ्रॉम देयर फेसेस, या हेड्स अप बोल सकते हैं, क्योंकि जो एक चोकर्स का टैग साउथ अफ्रीका को लगा हुआ है ना, वो साउथ अफ्रीका का पीछा नहीं छोड़ा। 2024 में 2024 के T20 वर्ल्ड कप में हमें लगा था कि फाइनली साउथ अफ्रीका जो है वो एक ICC टाइटल जीतने के करीब है, लेकिन फ्रॉम अ विनिंग पोजीशन साउथ अफ्रीका ने वो कर दिया जो सिर्फ साउथ अफ्रीका ही कर सकती थी। वो वाला मैच हार के उन्होंने लिटरली ट्रॉफी जो है वो एक सिल्वर प्लेटर में रख के इंडिया को प्रेजेंट कर दी। लेकिन उस ग्रुप के अंदर मौजूद है न्यूजीलैंड भी। न्यूजीलैंड के अगर आप कीवीज़ का स्क्वाड देखें, सबसे कंप्लीट स्क्वाड की अगर आप बात करें जो इस वर्ल्ड कप में हो सकता है, वो न्यूजीलैंड का है। फ्रॉम 1 to 11 फिन एलन और साइफर्ड से अगर आप शुरू करें तो उनकी टीम एंड होती है मैट हेनरी के ऊपर। जिस तरह के उनका बैटिंग लाइनअप है, जिस तरह के उनके प्रीमियम ऑलराउंडर्स हैं और जिस तरह के उनके बॉलर्स हैं, इससे ज़्यादा कंप्लीट टीम मुझे इस वर्ल्ड कप के अंदर कोई नज़र ही नहीं आ रही है। अगर मुझे अपनी फाइनल्स की एक टीम को सेलेक्ट करना होगा ना, तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड जो है वो बिल्कुल फाइनल में जाएगा। इस टीम को हराना मुझे लगता है इस वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा। और क्या ही मज़ा है कि न्यूजीलैंड भी फर्स्ट टाइम ऐसा हो सकता है कि कोई टीम फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री एक ICC का टाइटल जीत सके। क्या होगा आने वाले मैचेस में, ये तो हमें टाइम ही बताएगा। बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ इस वर्ल्ड कप का। जब ये वर्ल्ड कप बिजनेस एंड की तरफ जाएगा तो मैं आपके साथ और बातें करूंगा इस वर्ल्ड कप को लेके, और एपिसोड्स आएंगे इस शो के। बट नाउ लेट्स मूव ऑन फ्रॉम द वर्ल्ड कप टू द PSL ऑक्शन। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें, मुझे ये वाला स्लॉट PSL के ऑक्शन के लिए बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मेरा देखिए बिल्कुल मूड नहीं है कि मैं वर्ल्ड कप को छोड़ के PSL के ऑक्शन पे मैं नज़र डालूं कि कौन सा प्लेयर ऑक्शन में कितने का बिका है, कौन से प्लेयर को किस टीम ने उठाया है, कौन सा प्लेयर जो था वो डायरेक्ट साइनिंग था, कौन सा प्लेयर जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड था, या कौन सा प्लेयर अनपेड रहा। लेकिन मजबूरी थी। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री PSL का ऑक्शन हुआ। इसकी सबसे बड़ी पॉजिटिव बात यह है कि हमें प्लेयर्स की वैल्यू का पता चला। हमें ये पता चला कि फ्रेंचाइजेज जो प्लेयर्स को देखती हैं वो किस लेवल पे देखती हैं। कौन सी फ्रेंचाइज ऑल आउट गई किस प्लेयर को ख़रीदने के लिए, और कौन सी फ्रेंचाइज ने उन प्लेयर्स को एक्सपोज, कहना बहुत एक स्ट्रॉन्ग वर्ड होगा, लेकिन उन्होंने उनको रिजेक्ट किया फॉर अ हायर प्राइस। लेकिन डाउन द लाइन बहुत सारे प्लेयर्स को हमने देखा कि वो इन दी एंड सोल्ड भी हो गए। तो एक एक करके बात करेंगे स्क्वाड के ऊपर। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा जो दो न्यूली इंडक्टेड टीम्स हैं, सियालकोट की और हैदराबाद की। सियालकोट की सबसे बड़ी साइनिंग अगर आप देखें तो नो डाउटेडली वो स्टीवन स्मिथ होंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री स्टीवन स्मिथ जो है वो PSL खेलने के लिए पाकिस्तान आएंगे। सबसे बड़ी साइनिंग तो ये है स्टीवन स्मिथ की। उसके बाद अगर आप इनका कोर देखें तो कोर के अंदर हैं साहिबजादा फरहान और मोहम्मद नवाज़। उसके साथ अगर आप बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो यार क्या कमाल की बॉलिंग लाइनअप की नज़र आ रही है, जिसके अंदर स्पिनर की अगर आप बात करें तो इनके पास है साद मसूद, द यंग सेंसेशन फॉर पाकिस्तान। उसके साथ मौजूद हैं अहमद दानियाल। हारिस रऊफ़ के बारे में आजकल बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है मीडिया के अंदर, तो मुझे लगता है डाउन द लाइन अगर हमें हारिस रऊफ़ को रिप्लेस करना होगा तो उनकी बेस्ट रिप्लेसमेंट जो है वो सलमान मिर्ज़ा हो सकते हैं और अहमद दानियाल भी हो सकते हैं। उसके साथ साथ इनके पास हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एस्टन टर्नर और पीटर सिडल, और स्पिन के अंदर आते हैं तबरेज़ शमसी फ्रॉम साउथ अफ्रीका। एक बहुत ही तगड़ा कंप्लीट स्क्वाड नज़र आ रहा है। और यहाँ पे इन्होंने एक और यंग सेंसेशन को लिया है, मोमिन कमर, जिन्होंने अभी रिसेंटली अंडर-19 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था। और यहाँ पे शान मसूद भी हैं, जिनको मैं बहुत अनलकी समझता हूँ, जो कि 2022 के वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान की तरफ से सबसे हाईएस्ट स्कोरर थे
और इतनी अजीब बात है कि उस वर्ल्ड कप के बाद उनको T20 टीम के अंदर आज तक हमने सिलेक्ट ही नहीं करा। तो एक बहुत ही तगड़ा स्क्वाड है ये। नो डाउटली एक ऑस्ट्रेलियन टच हमें स्क्वाड के अंदर नज़र आ रहा है। हो सकता है क्योंकि जो इनके कोच हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया के हैं, तो लगता है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियन तड़का लगाने की कोशिश की है इस टीम के अंदर। दूसरी टीम की तरफ आते हैं जो कि है HHK, हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन। उसी सिटी की टीम जहां से हम बैठ के ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपके पास पहुंचा रहे हैं। इसका कैप्टन मुझे लगता है कि होगा साइम अयूब। साइम अयूब जो है वो मोस्ट एक्सपेंसिव पाकिस्तानी प्लेयर बन चुका है PSL के अंदर। जिस तरह की डायनामिक प्लेयर और डायनामिक स्टाइल है साइम का, मुझे लगता है कि बहुत तगड़े तरीके से जो है वो साइम इस टीम को लीड करके आगे लेके जा सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखें तो मज़े की बात है कि साइम की इतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेज हैं नहीं, लेकिन आप देखें कि ऑक्शन का इंटेंसिटी कितनी है कि सिर्फ इम्पैक्ट प्लेयर होने की वजह से और इम्पैक्टफुल इनिंग्स और एक सिर्फ आपके टीम को ये कहना गलत नहीं होगा कि एक फ्लेयर दे रहा है एक प्लेयर, उसकी वजह से आप ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा पैसे लेने वाले प्लेयर पाकिस्तान की तरफ से साइम अयूब बन गए हैं। तो बाकी प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे। साइम के साथ यहाँ पे मौजूद है उस्मान खान, जो कि मुझे लगता है कि हो सकता है ये इनका ओपनिंग पार्टनरशिप इन्हीं की हो। ये मुझे लगता है कि दोनों ओपन करेंगे फ्रॉम HHK। नीचे से अगर हम बात करते हैं तो इनके पास जो एक कमाल के प्लेयर है वो है मास सद्दाकर, अनदर यंग सेंसेशन फ्रॉम पाकिस्तान। इन्होंने पिछले PSL के सीज़न में पेशावर ज़ल्मी को रिप्रेजेंट किया था, जिनकी हम आगे जाके बात करेंगे। एक मैच इनका हुआ था इस्लामाबाद यूनाइटेड से, जहां पे टॉप ऑफ द ऑर्डर जो है वो बिल्कुल फेल हो गया था। बाबर आजम के साथ इन्होंने एक पार्टनरशिप की थी, जहां पे इतने नेचुरली ये बाबर आजम को इस मैच में लेके चले थे और इवेंचुअली उन्होंने ये इस मैच में अपनी टीम को जीत दिलवाई थी। एक मोमेंट के लिए उस मैच में लगा नहीं कि वो उनका पहला PSL का मैच था। जितना नेचुरल मुझे ये लड़का उस मैच में खेलते हुए लगा था, उस टाइम पे ही मैंने डिटेक्ट कर लिया था कि फ्यूचर में जाके ये पाकिस्तान की तरफ से बहुत कारनामे अंजाम दे सकता है। तो देखते हैं कि हाउ इज़ गोना फेयर इन दिस PSL। उसके बाद अगर हम बात करें तो श्रीलंका से कुसाल परेरा, और पाकिस्तानी ही प्लेयर हैं, लेकिन अब ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सब ओवरसीज़ प्लेयर बन चुके हैं जो कि अब USA को रिप्रेजेंट करते हैं। हसन खान और शायान जहांगीर और हमाद आज़म। हमाद आज़म को मैं ये कह सकता हूँ कि द फॉरगॉटन प्लेयर फ्रॉम पाकिस्तान। एक मौके पर हमें ऐसा लगा था कि शायद ये अब्दुल रज़ाक की रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, लेकिन इनको भी कंसिस्टेंट चांसेस नहीं दिए हमारे पाकिस्तानी सेलेक्टर्स ने। बहुत एक अच्छे, बहुत ही तगड़े प्लेयर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ही इज़ ओनली गुड फॉर द लीग्स नाउ। USA की तरफ से देखते हैं कि डाउन द लाइन ये खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, ओनली टाइम विल टेल। उसके साथ इन्होंने लिया है द यंग बॉलर फ्रॉम पाकिस्तान हुनैन शाह को। वन ऑफ द शाह ब्रदर्स, जो इनके दोनों भाई हैं, वो भी पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं। नसीम शाह जो पाकिस्तान के प्रीमियम बॉलर हैं, उबैद शाह जो हैं उन्होंने जूनियर लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। अब तक वो अपना डेब्यू कर नहीं सके पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन मुझे लगता है कि जो बहुत जल्द हो जाएगा। तो अगर आप इस टीम का कोर भी देखें, और यहाँ मैं इनको कैसे मिस कर गया यार, मार्नस लबुशाने जो हैं इनके एक मार्किल प्लेयर इस टीम में हो सकते हैं। टेस्ट के तो बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो इनकी कमाल के परफॉर्मेंसेज हैं। सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस शो नहीं कर सकें, लेकिन देन अगेन बात हो रही है यहाँ पे इम्पैक्ट की, और कौन वो इम्पैक्ट इनिंग्स भूल सकता है जो कि 2023 के ODI वर्ल्ड कप के फाइनल में लबुशाने ने खेली थी विद ट्रेविस हेड, जहाँ पे उन्होंने सपोर्ट किया था ट्रेविस हेड को, जहाँ पे 40 रन्स और समथिंग के ऊपर 3 ऑस्ट्रेलिया के आउट हो चुके थे। वहाँ से वो मैच निकाल के उन्होंने ट्रॉफी अपनी टीम को जिता दी थी। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दिस टीम, और मुझे लगता है कि दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड्स इन PSL दिस ईयर। दूसरी टीम की हम बात करते हैं जो कि बड़ी ही कमाल की उनकी सिलेक्शंस थी। 3 दिन के अंदर इन्होंने अपनी टीम की पूरी फॉर्मेशन कर दी। 8 फरवरी को कोई भी नहीं जानता था कि इस टीम का फ्यूचर क्या होगा। फॉर्मली नोन एज मुल्तान सुल्तान्स, इस टीम का कोई ऑफिशियल नाम तो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, बट ये होगी रावलपिंडी की टीम। एंड हु इज़ गोना बी द कैप्टन? नन अदर देन मोहम्मद रिजवान।
ये भी एक फॉरगॉटन प्लेयर हैं आजकल पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर, जो कि मुझे लगता है डिज़र्व करते थे। जिस तरह के मेक शिफ्ट कीपर्स के साथ हम लोग इस वर्ल्ड कप के अंदर उतर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनकी जगह पे अगर मोहम्मद रिजवान होते तो हमारी टीम का कोर बहुत स्ट्रांग होता। बट देन अगेन अभी तो हम बात करें पीएसएल की, मुझे लगता है कि नो डाउटेडली इनके कैप्टन जो होंगे वो तो होंगे मोहम्मद रिजवान। और जिस तरह से हमने ऑक्शन टेबल के ऊपर देखा कि डायरेक्टली प्लेयर्स के लिए बोली लगा रहे थे मोहम्मद रिजवान, तो इस बात में तो कोई शक नहीं होगा कि जिस तरह से पिछले कुछ सालों में मोहम्मद रिजवान ने मुल्तान सुल्तान्स को लीड किया है, वो इस साल रावलपिंडी को लीड करेंगे। देखते हैं इनका ऑफिशियल नाम क्या होगा, लेकिन अगर जस्ट फॉर अ सजेशन अगर आप लोग ये देखें कि अगर इस टीम का नाम रख दिया जाए रावलपिंडी एक्सप्रेस, इट रिंग्स अ बेल राइट। तो एक हमारे फॉर्मर प्लेयर हैं पाकिस्तान से, जो कि मुझे लगता है अगर हम उनको इस टीम का ब्रांड एम्बेसडर बना देंगे तो पीएसएल को 4 चांद लगने से कोई नहीं रोक सकता। तो इनके प्लेयर्स के ऊपर बात करते हैं। मुझे लगता है रिजवान ओपन तो करेंगे ही, उनका साथ निभाने के लिए आएंगे यासिर खान। एक बहुत ही टैलेंटेड ओपनर है, ग्लिम्सेस उन्होंने शो किए हैं, बट आई एम होपिंग कि इस पीएसएल में वो अपने ट्रू कलर्स दिखा सकें फैंस को। मार्की प्लेयर्स में इनके आ जाएंगे डैरल मिचेल, रिशाद हुसैन द लेगी फ्रॉम बांग्लादेश, और सैम बेलिंग्स द विकेट कीपर बैट्समैन फ्रॉम इंग्लैंड। साथ में अगर आप बॉलिंग की बात करें तो इन्होंने रोप इन किया है नसीम शाह को, मोहम्मद आमिर को, और उसको कंप्लीट करने के लिए होंगे जमान खान द डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। देखिए फॉरगॉटन प्लेयर्स की जहाँ पे बात, क्योंकि मुझे पर्सनली शौक है उन प्लेयर्स के बारे में बात करना जिनको लोग भूल जाते हैं। मैं हमेशा उनका नाम आगे लाना चाहता हूँ कि किस तरह वो टीम में आके अपनी टीम को रिप्रेजेंट करके जीत दिलवा सकते हैं। और इन द पास्ट हमने देखा है कि जमान खान लास्ट ओवर में जब डेथ ओवर्स में डिफेंड करने के लिए आते हैं, चाहे उनको आप 6 रन दें, चाहे आप उनको 10 रन दें, या आप उनको 15 रन दें, जिन बॉलर्स को हमें लगता है कि वो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, उनको ओवरकम करते मैंने जमान खान को देखा है। 10 आउट ऑफ 10 अगर आप ये देखें कि 7 से 8 बार जमान खान आपको डिफेंड करके देंगे, चाहे आप उनको जितने भी रन लास्ट ओवर में दे दें। तो मुझे लगता है कि जो एक पावर पैक्ट इनका बॉलिंग यूनिट मुझे नज़र आ रहा है, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर और जमान खान, अनडाउटेडली मुझे लगता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉलिंग लाइनअप जो इस पीएसएल की होगी वो रावलपिंडी की होगी। नीचे अगर हम बात करें तो एक बहुत ही फ़नी मोमेंट हुआ था ऑक्शन के अंदर, जब लाहौर कलंदर्स और रावलपिंडी स्क्वायर अप हो रहे थे फॉर आसिफ अफरीदी। और एक ये बहुत ही फ़नी बात है कि अ प्लेयर हु वाज ऑलमोस्ट मोर देन 40 इयर्स ओल्ड, उनके लिए 2 टीम्स लड़ रही थी, और फ्रॉम 60 लाख PKR टू 2.5 करोड़ PKR। बहुत ही एक फ़नी चीज़ हमने ऑक्शन के अंदर देखी कि एक प्लेयर जो कि अबव 40 है उसके लिए 2 टीम्स लड़ते हुए हमें नजर आई। बट देन अगेन जिस तरह का एक्सपीरियंस है आसिफ अफरीदी का, मुझे लगता है कि बहुत ही कमाल की एडिशन है ये इस टीम के लिए। बात करेंगे एक और प्लेयर की जिसके ऊपर मेरी नज़र है, वो है लॉरी एवंस। लॉरी एवंस एक बहुत ही कमाल का प्लेयर है। रिसेंटली अगर आप उनकी फॉर्म देखी BBL के अंदर तो बहुत ही कमाल का उन्होंने खेल पेश किया। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दिस टीम, और मुझे लगता है कि ये स्क्वाड जो है PSL का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड है। और जिस तरह की कैप्टनसी मोहम्मद रिजवान ने पिछले कुछ सालों में PSL में की है, ऑलमोस्ट हर साल अगर मैं गलत नहीं होऊंगा मुल्तान सुल्तान ने फाइनल्स के अंदर जगह बनाई है। एक टाइम पे तो वो टाइटल जीते भी हैं, UAE के अंदर वो अपना टाइटल जीते थे, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी टीम फाइनल में पहुंचती है तो टूर्नामेंट को स्ट्रीम रोल करके ही पहुंचती है। दूसरी टीम्स के ऊपर ये लोग कभी भी डिपेंड नहीं किए। तो मुझे लगता है कि जो फ्लेवर हमें मुल्तान सुल्तान के अंदर रिजवान का देखने को मिला था, उसी को वो ट्रांसलेट करेंगे इनटू रावलपिंडी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाबर आजम की टीम की। अगर इस टीम के बारे में आप ये बोलें कि सबसे ज़्यादा फ़ैन फेयर या फ़ैन फॉलोइंग PSL में जिस टीम की है वो पेशावर ज़ल्मी है, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। द बिगेस्ट मार्की प्लेयर ऑफ पाकिस्तान एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ बाबर आजम, वो इनके कैप्टन होंगे नो डाउटेडली। बाबर आजम का साथ देने के लिए इस टीम के अंदर मौजूद होंगे फ्रॉम पाकिस्तान सुफियान मुकीम, अब्दुल समद, अली रज़ा, आमिर जमाल, खुरम शहजाद, मोहम्मद हारिस, अब्दुल सबान के बारे में मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि ये अंडर 19 में इन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था, और अली रज़ा के साथ इन्होंने बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाई थी उन मैचेस के अंदर।
तो अगर ये वही अपना मैजिक दिखा सकें इस पीएसएल के अंदर तो पेशावर को रोकना बहुत मुश्किल होगा। और अगर ऑलराउंडर्स की बात करें तो आमिर जमाल, कौन भूल सकता है आमिर जमाल की उन परफॉर्मेंसेस को जो उन्होंने दुनिया के सबसे टफेस्ट कंट्री के अंदर, जिसको ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स, बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ऑस्ट्रेलिया को सबसे टफ मानते हैं क्रिकेटिंग कंडीशंस के लिहाज से। तो जो इंसान, जो प्लेयर ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म कर सकता है वो कहीं भी परफॉर्म कर सकता है। नीचे अगर आएँ तो मिर्ज़ा ताहिर बेग हैं इस टीम में, जो कि फॉर्मरली लाहौर कलंदर्स को रिप्रेजेंट कर चुके थे। इफ्तिखार अहमद हैं जो कि अनडाउटेडली अपना एक्सपीरियंस देंगे पेशावर ज़ल्मी को। और माइकल ब्रेसवेल इस टीम के अंदर होंगे, जेम्स विंस इस टीम के अंदर होंगे। अगर बात करें ऑक्शन की तो एक टाइम पे लगा था कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से फ्लेयर कर रही है ऑक्शन के अंदर। पर्स इनके पास बहुत ह्यूज था, लेकिन कुछ रीज़न्स ऐसे थे जिसकी वजह से ये लोग प्लेयर्स को सेलेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर जहाँ हमने देखा कि दूसरी टीम का पर्स जैसे ही कम होना शुरू हुआ, वहाँ पे इन्होंने बड़े ही तगड़े पिक्स करके जेम्स विंस को और माइकल ब्रेसवेल को अपने स्क्वाड में ले लिया। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड्स इन पीएसएल। क्या करेंगे ये तो टाइम ही बताएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स के बारे में। मुझे लगता है कि दुनिया के जितने तमाम स्पिनर्स हैं ना, वो कोयटा ने अपनी टीम के अंदर ले लिए हैं। उस्मान तारिक कोयटा के अंदर होंगे, अबरार अहमद कोयटा के अंदर होंगे, क्या कहते हैं, फैसल अकरम जो है वो कोयटा के अंदर होंगे, और अरफात मिनाज भी कोयटा के अंदर होंगे। तो मुझे लगता है कि ये दो बेचारे प्लेयर्स जो अरफात मिनाज और फैसल अकरम होंगे, इनको अपनी बारी का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि विदाउट एनी शेडो ऑफ द डाउट टीम के अंदर जो स्टार्टर होगा वो तो होगा अबरार का और उस्मान तारिक का। तो ये बाई वन गेट वन फ्री वाला जो अप्रोच कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपनाया है, तो देखेंगे ये किस प्लेयर को खिलाएंगे और किसको बेंच करेंगे। लेकिन इस स्क्वाड के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर होंगे जिनको अपनी बारी का इंतज़ार करना होगा। आगे बढ़ते हैं इस्लामाबाद के स्क्वाड के अंदर। तो शादाब खान नो डाउट कैप्टन होंगे टीम के। और एक बात तो यार इस टीम की सबसे बेस्ट है कि डजेंट मैटर कि कौन सा प्लेयर इस टीम के अंदर मौजूद है मौजूद नहीं है, इनकी एक गो आउट एंड अटैक वाली अप्रोच है। चाहे कोई भी कंडीशन हो, कोई भी ग्राउंड हो, कोई भी सिचुएशन हो, ये लोग अटैक करने से डरते नहीं है। और इनकी वही अप्रोच है, जो कहना गलत नहीं होगा, जो कि किसी फॉर्म एंड शेप में बैस बॉल की इंग्लैंड वाली भी अप्रोच है। तो एक इनके जो मार्केट प्लेयर जो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, वो होंगे मार्क चैपमैन फ्रॉम न्यूजीलैंड। जब वो कीवी किट के अंदर पाकिस्तान आते हैं खेलने के लिए, तो वो पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ते। तो मुझे लगता है कि जब मार्क चैपमैन इस्लामाबाद की किट पहनेंगे, तो मुझे लगता है वो उसी फॉर्म को रेप्लिकेट करेंगे जो कि वो करते हैं कीवी किट के अंदर। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। उसके बाद आते हैं कराची किंग्स के ऊपर। कराची किंग्स की जहाँ तक बात करें तो मुझे लगता है कि शायद इनके कैप्टन डेविड वार्नर होंगे, लेकिन जो इन्होंने मार्की साइनिंग की है वो करी है सलमान अली आगा की। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी शहर की टीम शायद पाकिस्तान की कैप्टन को ही अपना कैप्टन बनाएगी। तो इस साल जो है इन्होंने रिटेन तो किया था बास आफरीदी और हसन अली को, लेकिन जिस तरह से हसन अली की फॉर्म हमने डिप होती हुई देखी है, देखेंगे वो इस पीएसएल में क्या करेंगे। मोइन अली जो थे वो इनकी डायरेक्ट साइनिंग थे, इंटरनेशनल से तो वो रिटायर हो गए हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मोइन अली एक डायनामिक प्लेयर हैं जो कि स्पिन का भी जादू दिखा सकते हैं और अपनी स्लॉक स्वीप्स के थ्रू बड़े शॉट्स भी मार सकते हैं। खुशदिल शाह भी इनके पास होंगे, साद बेग भी इनके पास होंगे और आज़म खान भी इनके पास होंगे, जिसकी सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट है अगेंस्ट स्पिनर्स इन द वर्ल्ड। शायद टॉप की है या ही इज़ गोना बी राइट इन द मिडल, टॉप पे तो हैं वो। लाहौर कलंदर की जहाँ पे बात की जाती है तो लॉयल्टी 100% जिस टीम ने दिखाई है वो लाहौर कलंदर्स ने दिखाई है। अपने प्लेयर्स को उन्होंने मिस नहीं होने दिया। जितने इनके पास पर्स के अंदर पैसे थे या आप कह सकें वॉलेट में जितने पैसे थे, सारे इन्होंने अपने प्लेयर्स के ऊपर लगा दिए, लेकिन उन्होंने मेक श्योर किया कि जो उनका कोर है उसको ये रिटेन करें। जितने इनके पास पैसे मौजूद थे इनके पर्स के अंदर, ये वापस लेकर आए हैं हारिस रऊफ़ को भी और ये वापस लेकर आए हैं फ़खर ज़मान को भी। अब्दुल्ला शफीक साथ होंगे, सिकंदर रज़ा, जिस तरह से वो जेलन हो गए इस टीम के अंदर, मुझे लगता है कि इनकी कोर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। विद ऑब्वियसली शाहीन इनको लीड करेंगे, आसिफ अली को उन्होंने रोप इन किया है और हुसैन तलत को भी और तैयब ताहिर को भी। तो मुझे लगता है कि ये कहना यहाँ पे गलत नहीं होगा कि इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट को तो इज़्ज़त काफ़ी दी है,
क्योंकि इन्होंने उबैद शाह को भी लिया है, हसीबुल्लाह खान को भी सिलेक्ट किया है और उसामा मीर को भी सिलेक्ट किया है। उसामा मीर आजकल इतनी गुड बुक्स में तो नहीं है क्रिकेट के, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से उनका करियर रिवाइव हो सकता है, क्योंकि कैप्टन जो है शाहिन अफरीदी वो अपने लोकल प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा बैक करते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पे लकी चार्म लाहौर हसीबुल्लाह खान के लिए भी साबित हो सकता है। हमने देखा था कि रिसेंटली डेब्यू तो हसीबुल्लाह खान ने किया था, लेकिन वो अपने टैलेंट्स को अनफॉर्चुनेटली नंबर्स में जो है वो कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। तो राउंड अप करते हैं पीएसएल का, वापस आएंगे वर्ल्ड कप के ऊपर। आने वाला है दुनिया का सबसे बड़ा मैच। The world is going to get what the world has been waiting for after all the political fiasco between India and Pakistan. देखते हैं कि 15 ऑफ फेब को कौन फाते होगा, ऑन द फील्ड कौन लड़ेगा। और ये कहना यहाँ पे बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जो प्रेशर को एब्जॉर्ब करेगा ऑन द डे वही उस मैच को जीतेगा। जो अपने माइंड से मीडिया का प्रेशर हटाएगा, जो अपने माइंड से जितना पॉलिटिकल प्रेशर दोनों टीम्स के ऊपर है वो हटाएगा, वही उस मैच को जीतेगा। कंडीशंस की जहाँ तक बात करें दोनों टीम को सूट करती है, बट देन अगेन पर्सनली स्पीकिंग मुझे लगता है कि स्पिन टू विन वाला फॉर्मूला होगा। दोनों टीम्स बहुत तगड़ी लग रही हैं। एशिया कप के अंदर लगातार 3 बार पाकिस्तान हारा तो है इंडिया से, लेकिन जो फाइट पाकिस्तान ने फाइनल में इंडिया को दिखाई थी उससे मैं बहुत होपफुल हूँ कि पाकिस्तान जो है इस गेम को बहुत ही अटैकिंग अप्रोच के साथ जो है वो टेक ऑन करेगा। और मुझे लगता है कि जो दो प्लेयर्स टू वॉच होंगे फ्रॉम पाकिस्तान और जो पाकिस्तान को ये मैच जितवा सकते हैं वो होंगे नंबर 1 अबरार अहमद एंड नंबर 2 उस्मान तारिक, जिनके ऊपर बहुत शोर मचाया जा रहा है। लेकिन मेरा मैसेज उनको है उस्मान तारिक की तरफ से, गो एंड रीड द बुक्स विच हैज़ ऑल द रूल्स ऑफ बॉलिंग। मुझे लगता है कि उस्मान तारिक के ऊपर जितनी भी डिस्कशन हो रही है, जो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहे हैं, उनको एक्शन को लेके बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। जब अंपायर्स ने उनको क्लियर कर दिया है, मेडिकल पैनल ने उनको क्लियर कर दिया है और जब आईसीसी ने उनको क्लियर कर दिया है, तो कोई भी जस्टिफिकेशन देना फजूल है। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो देखते हैं कि इस वर्ल्ड कप में आगे क्या होगा, कौन सी टीम सेमीफाइनल्स में जाएंगी, कौन सी 2 टीम्स फाइनल खेलेंगी। इसके बारे में हम बात करेंगे अपने आने वाले शोज़ के अंदर। So don't forget to tune in to YouTube. Make sure to like, subscribe and share your comments in the comment section. This is the Cricket Wicket Show presented to you by the IAS International Art Society. यहाँ पे आप मुझे इजाज़त दें. I will see you the next time. Until the next time, take care. Signing off from Houston, Texas. I will see you guys the next time. Take care. Bye.